हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको +2 हिस्ट्री चैप्टर के कुछ पेजेस भेजे हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन दैट। मैं आपको ब्रीफ ही करता हूँ कि पंजाब जहाँ हम रहते हैं इसके इतिहास को हमने पढ़ना है, लेकिन हमारा ये वाला पंजाब नहीं है कि जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स वाला। हमने वो पंजाब पढ़ना है जब इसमें हरियाणा भी शामिल था, हिमाचल प्रदेश के लोअर हिली एरियाज भी शामिल थे और पाकिस्तान भी शामिल था, यानी कि पंजाब बिफोर 1947। शुरू में देखा जाए तो पंजाब में ही, अगर आपने +1 में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है तो उसमें से जो सिंधु घाटी के सभ्यता के ज़्यादा केंद्र थे वो पंजाब में ही थे। और जो महाभारत में युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र, वो भी पंजाब था। रामायण का जो अमृतसर में युद्ध हुआ भगवान राम और लव कुश के बीच में, वो भी अमृतसर में हुआ, वो भी पंजाब था। तो पंजाब का जो पहला नाम था जो ऋषि मुनियों ने दिया था, उसका नाम था पंचनद। पंच का मतलब 5, नद का मतलब नदी, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश। उसके बाद जब यूनानी आए, इन्होंने इसे पेंटापोटामिया का नाम दिया। पेंटा मीन्स 5, पोटामिया मीन्स रिवर्स, यानी कि एरिया ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 नदियों का क्षेत्र। उसके बाद फिर इसका वैसे जो फारसी में शब्द आया वो आया पंजाब। उसका मतलब पंज जमा आब, यानी कि पंजाब। पंजाब पाँच मतलब 5, आब मतलब नदी, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश। बेसिकली इसमें 5 नदियां बहती हैं, वो है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो इन 5 नदियों के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसको पंजाब हमने बोला है। तो ज़्यादा मैं, क्योंकि सबको पता है कि शुरू से ही सिंधु घाटी सभ्यता वो भी पंजाब में, आर्य आए वो भी पंजाब में, उसके बाद जो भी हमला हुआ पंजाब में हुआ, और पंजाब का जो योगदान है फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो पुराने वक्त इसको सप्त सिंधु भी बोला जाता था। तो सप्त सिंधु में इन इलाकों का एक सरस्वती नदी वो भी शामिल थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो मुगल काल में या बाद में इसको लाहौर सूबा भी कहा गया, और फिर जब टाइम आया अकबर के वक्त इसको लाहौर सूबा बोलते थे, फिर सूबा लाहौर सूबा मुल्तान कहा गया। महाराजा रणजीत सिंह के समय इसको लाहौर राज्य भी बोला जाता था, और अंग्रेज़ों ने इसे फिर पंजाब का नाम दे दिया, प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो इसकी जो सीमाएँ हैं बाउंड्रीज है वो बदलती नहीं है। तो जो मैंने आपको नक्शा शेयर किया है उसमें, तो इसके जो मेन फीचर्स हैं, तो सबसे पहले उधर हिमालय पर्वत आ जाता है। हिमालय पर्वत जैसे हिम जमा आले, यानी कि बर्फ़ का घर। इसकी जो लंबाई है वो 1500 मील, चौड़ाई 150 से 250 मील, एवरेज 200। तो वैसे तो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा कि हिमालय के 3 हिस्से हैं, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। लेकिन यहाँ पर हम पहले देखेंगे विशाल हिमालय, जिसकी ऊंचाई 20,000 फुट से ज़्यादा है, और माउंट एवरेस्ट इसी चोट एरिया में। फिर मध्य हिमालय, जहाँ ऊंचाई 6,000 से 7,000 फीट है। इसमें शिमला, डलहौजी, कश्मीर आ जाता है। फिर बाहरी हिमालय, आउटर हिमालय, जिसकी ऊंचाई 4,000 से 5,000 फीट है। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ वो एरिया है। सबको पता है कि हिमालय पर्वत को से हमको बहुत लाभ मिले हैं। जैसे एक तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर की ओर से कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। 1962 में चाइना ने किया, इससे पहले कोई आक्रमण नहीं हुआ, तो उसके कारण इसने भारत की हमेशा रक्षा की है। भारत का पहरेदार इसको बोला गया। दूसरा, इसकी चोटियों के साथ जो मानसून पवनें अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से उठती हैं, वो जब इससे टकराती हैं तो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है वो लगभग हिमालय पर्वत की वजह से होती है। और हिमालय की जो चोटियां हैं वर्षा कराने में सहायक है। फिर वो बारिश का पानी नीचे को बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ गई, गर्मी आने पर बर्फ़ पिघल गई, तो बर्फ़ का पानी भी जो वो आना निचले लेवल को आना शुरू हो जाता है। और पंजाब को जो 5 नदियों का जितना पानी है वो सारे का सारा हिमालय पर्वत से ही आता है। तो एक तरह से हम कहें कि अगर पंजाब को उपजाऊ बनाया है
तो वो हिमालय पर्वत ने बनाया है, तो वो कोई भी गलत नहीं होगा। उससे नीचे आए तो सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह चट्टानी एरिया है, ना ज़्यादा यहाँ पर, ना तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना ही बारिश होती है। और इसमें यह है कि 4 दर्रे हैं जो भारत को मध्य एशिया से मिलाते हैं। वो है खैबर, टोची, गोमल और बोलान। और खैबर दर्रा सबसे प्रसिद्ध है, जो काबुल और पेशावर को आपस में मिलाता है। जो लगभग जितने भी आक्रमणकारी हैं वो ज़्यादा खैबर दर्रे से ही आए हैं। और बोलान दर्रा जो है वो सबसे अधिक चौड़ा है, और ये राजस्थान या सिंध को बलूचिस्तान वगैरह से मिलाता है। इस दर्रे से बहुत कम आक्रमणकारी आए हैं, लेकिन मध्य एशिया के साथ व्यापार जो है वो लगभग इसी दर्रे से होता आया है। उसके बाद है तराई प्रदेश। इसकी जो ऊंचाई है 1000 से 3000 मीटर तक है, और चढ़ाई 100 से 200 मील। इसमें अम्बाला, होशियारपुर, गुरदासपुर के ऊपरी भाग, कांगड़ा, ऊना, सियालकोट ये शामिल हैं। वर्षा यहाँ पर भी कम होती है, और भूमि पथरीली होने के कारण उपज भी कम होती है, और जनसंख्या भी यह कम है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है। उसके बाद मैदानी हिस्से, तो उसमें दोआब होते हैं। जैसे पंजाब का मतलब है 5 जमा आब, यानी 5 नदियों का प्रदेश। फिर वहाँ पर दोआब, दोआब का 2 नदियों के बीच का प्रदेश। सो उसमें सबसे पहला आता है बिस्त जलंधर दोआब। बिस्त का मतलब ब्यास, सत का मतलब सतलुज, यानी कि ब्यास और सतलुज के बीच का इलाका। इसमें आते हैं जालंधर, होशियारपुर, फगवाड़ा, कपूरथला। उसके बाद आता है बारी दोआब। बारी दोआब मीन्स बाद का मतलब ब्यास, री का मतलब रावी, यानी कि ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र। इसमें आता है अमृतसर, लाहौर, इसे माझा भी बोलते हैं आजकल। फिर रचना दोआब, र से मतलब रावी, चना से मतलब चिनाब, यानी कि रावी और चिनाब के बीच का इलाका। इसमें गुजरांवाला और शेखुपुरा 2 शहर हैं, लेकिन ये शहर जो आजकल पाकिस्तान में है। फिर चज दोआब, च का मतलब चिनाब, ज का मतलब जेलम। और वैसे भी जो सिकंदर और पोरस का युद्ध था वो जेलम नदी के किनारे ही हुआ था। और यहाँ पर गुजरात, बेरा और शाहपुर ये भी पाकिस्तान में है, ये भी काफ़ी उपजाऊ है। फिर है सिंध सागर दोआब। झेलम और सिंध नदियों के बीच का जो इलाका है उसको हम सिंध सागर दोआब या सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। और इसका मेन इलाका है शहर रावलपिंडी, जो आजकल पाकिस्तान में है। उसके बाद आया तो फिर है मालवा, और इसको बांगर बोलते हैं। ये इलाका है सतलुज तथा यमुना के बीच का जो इलाका है, ठीक है। और इसमें एक उसको बोलते हैं मालवा। सतलुज और यमुना के बीच में एक घग्गर नदी भी बहती है, तो जो घग्गर इसका इलाका है इसको बोलते हैं मालवा, जिसमें लुधियाना, पटियाला, नाभा वगैरह शहर शामिल हैं। और बांगर जो इलाका है वो घग्गर और यमुना के बीच का इलाका है, जिसमें अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, रोहतक आदि शामिल है। इसके अलावा फिर आगे और नीचे चले जाओ तो दक्षिण पश्चिम की ओर तो रेगिस्तान है, और फिर आगे बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, और आबादी भी यहाँ पर कम है। तो कहते हैं पंजाब में हम एक ठंडे इलाके से शुरू हो जाएंगे और गर्म रेतीले इलाके में जहाँ पानी भी नहीं मिलता वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। यानी कि हर तरह का भौगोलिक रचना पंजाब में है। और फिर जलवायु, यहाँ पर जलवायु कठोर है। गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। गर्मियों में लू चलती है जो कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। और क्योंकि हिमालय पर्वत से नदियाँ बहती आई हैं यहाँ पर, कुछ तो उन्होंने सिंचाई में सहायता की। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने वो जो अपने साथ मिट्टी लेके आई, वो मिट्टी को बाढ़ के रूप में कई बार आ जाना, तो उसको क्या करना कि मैदानों में बिछा देना। तो नतीजा क्या था कि उपजाऊ मिट्टी होने के कारण जो पंजाब है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश बन गया। और इसके कारण क्या था, हर तरह की फसल यहाँ पर पहले भी उगाई जाती थी, आज भी उगाई जाती है और आगे भी उगाई जाती रहेगी। तो ये थी पंजाब की मिट्टी। तो
मैंने आपको पंजाब की जो भौगोलिक विशेषताएं उसके सैलेंट फीचर्स के बारे में ब्रीफ किया है। आप इसको अपनी मेरी कॉपीज में लिख लेना और जो बुक है उसमें से पढ़ भी लेना। तो उसके बाद में कल इसके लिए हम क्वेश्चनर का प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय।